हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज वाला मस्त वाला नया चैप्टर। और क्लास 11th के बच्चे जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि कैसे होंगे 22 चैप्टर। तो बेटा चिंता मत करो, हम करेंगे। वैसे क्लास 11th के एग्ज़ाम थोड़े से लेट ही होते हैं तो हमें चिंता वैसे नहीं करनी चाहिए, पूरे चैप्टर करेंगे हम। और आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। और क्लास तो आपको पता ही है, याद दिला देती हूँ, क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, चलिए क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें वही जो हमारा सबसे फेवरेट काम है, इंट्रोडक्शन तो करेंगे। थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ ही है, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। प्राणी उत्तक के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अंग एवं अंग तंत्र के बारे में, जो कि हम वही रिलेटेड ही है टिश्यू से, काफ़ी कुछ हम पढ़ के आए हैं, ज़्यादा डिटेल इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे केचुआ और उसके साथ हम पढ़ेंगे कॉकरोच, और ये दोनों मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, यानी कि वही कॉकरोच और केचुए के आपको दर्शन करवाऊंगी मैं। सिर्फ हम किताबी और डायग्राम से काम नहीं लेंगे। तो आई थिंक आपको इन दो चीज़ों का बहुत इंतजार रहेगा, लेकिन हम डिसेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 11th में डिसेक्शन नहीं होता, हम सिर्फ बाहरी आकर की देखेंगे। और फिर हम मेंढक देखेंगे। बच्चे बोलेंगे मैम मेंढक भी दिखा दो, लेकिन मेंढक जो है वो बैंड है क्योंकि ये जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज में है, तो इसके ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि होते ही हैं, करते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। आज का लेक्चर फ्लो, और ये बिल्लियाँ जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत क्यूट लगती हैं बिल्लियाँ, मासूम सी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्राणी उत्तक, उसके बाद प्राणी उत्तक का वर्गीकरण शुरू करेंगे, और उसमें सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं उपकला या एपिथेलियल उत्तक। ठीक है, चलिए प्राणी उत्तक। अब इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि प्राणी पादप उत्तक के बारे में, यानी प्लांट टिश्यू के बारे में। तो मुझे लगता है टिश्यू या उत्तक की परिभाषा आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तक वही है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह या कोशिकाओं के ऐसे समूह जो समान कार्य वो उत्पत्ति करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। ये डेफिनेशन भी सही है। एक और जो आपकी बुक में फिर से स्टार्टिंग में दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले आई हूँ। वैसे उत्तक हम देख चुके हैं, अंग क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, अंग तंत्र। तो पहले हमने प्लांट के पढ़े थे, इस चैप्टर में आज हम एनिमल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू क्या है, इसकी थोड़ी सी चेंज परिभाषा कर दी है आपको। आप अभी जो मैंने बोली वो भी लिख सकते हैं, जो कि हम बस प्लांट की जगह आप एनिमल वर्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, जटिल संरचना वाले प्राणियों के शरीर में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं का वह समूह जो विशिष्ट कार्य के लिए होता है, उत्तक कहलाता है। जंतु उत्तक पादप उत्तकों से सर्वदा भिन्न होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने नया चैप्टर लिया है, क्योंकि प्लांट टिश्यू अलग है, उनका काम अलग है, हमारे काम थोड़े से ज़्यादा है, हमें बहुत परेशानियां हैं, है ना, हमारे कामों के झंझट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें कोशिकाएं और उत्तक भी विभिन्न प्रकार के हैं, हम थोड़े से उनसे डेवलप्ड हैं, तो हमें और उनमें उत्तकों में बहुत डिफरेंस है। ये परिभाषा भी अच्छी है, सुंदर है। और आप नहीं तो वो वाली सिंपल वाली लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि कोशिकाओं का, या प्राणी की बात कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं जिनकी समान कार्य व उत्पत्ति हो, उत्तक कहलाता है। ये सिंपल वाली लैंग्वेज होगी, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी वाली। ठीक, बात कर लेते हैं हम प्राणी उत्तक के वर्गीकरण की। कोशिकाओं की संरचना उनके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, फिर से मैं वो थ्योरी फिर से समझा रही हूँ, लेकिन मैं इससे पहले वाले चैप्टर में समझा के आई हूँ कि भाई कोशिका है, एक कोशिका थी तो उसको सारा काम करना पड़ता था। फिर हमने क्या किया भाई, बहुत सारी, क्योंकि हम बहुकोशिकीय हैं तो हमें बहुत सारी कोशिकाएं हो गई। जब बहुत सारी कोशिकाएं हो गई तो झगड़ा होने लग गया कि कौन क्या काम करेगा, तो हमने काम को बांट लिया। और हमारे पास काम भी ज़्यादा है, किसी को श्वसन करना है, किसी को जनन करना है, किसी को पाचन करना है, तो हमने कोशिकाओं के समूह बना लिए और हमने बना लिए उत्तक। उसके बाद अंग बनेगा, फिर अंग तंत्र, ये चीज चलती रहेगी। तो क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको अलग अलग काम करना होता है, किसी को श्वसन में काम करना होता है, किसी को पाचन में काम करना होता है, तो उसके अनुसार उनकी आकार, आकृति, प्रकार जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। ठीक है,
इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के हम में क्या है, टिश्यू है। प्लांट में भी थे, जाइलम अलग था, फ्लोएम अलग था, सब अलग था, सबकी संरचनाओं में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। थे तो सभी ऊतक, लेकिन थोड़े थोड़े से अलग थे क्योंकि उनके काम अलग थे। यहाँ पे भी ऐसा ही है, हमारे काम अलग है तो हमारे कामों के अनुसार हमारी कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार की डिजाइन की वैरायटी की हो गई है और उन्हें प्रमुख रूप से अग्रलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। 4 प्रकारों में बांटते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी है आपके एक्सरसाइज में और उसी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूरा के पूरा वर्गीकरण ही पूछ लेते हैं। हालांकि इतना लॉन्ग टाइप का आंसर आपको कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन शॉर्ट टाइप में आपको पूछ सकते हैं कि प्राणी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे पास जो है वो 4 प्रकार हैं, फोटो तो आप देख ही रहे हैं। सबसे पहला है उपकला ऊतक, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। उपकला मतलब बाहर की कला, यानी बाहर की कला और चीजों को कवर करने के लिए जो भी ऊतक काम में आएगा वो उपकला ऊतक होता है। उसके बाद है संयोजी ऊतक, जो संयोजन का काम करता है। इंग्लिश वाला वर्ड अच्छे से समझ आ रहा होगा, कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से कनेक्शन का काम करता है ना। ऑक्सीजन देना है, लेना है ना, ब्लड ले जाना है। ब्लड जो होता है जनरली कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ब्लड के साथ क्या जाना है क्या आना है। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मतलब वही शरीर को डिजाइन जो आप ये ब्रेक डांस वगैरह देखते हैं उनको करने के लिए। भाई तंत्रिका ऊतक जो आपके सारे सेंसेस हैं, नर्व टिश्यू जो आपका है, जिससे आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, रोना भी आता है, तो ये जो है ये सब तंत्रिका ऊतक की मेहरबानियां है और इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो उपकला ऊतक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी का भी नंबर आएगा तो आप ये सीरियल देख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता है बच्चे बोलते हैं ये संयोजी ऊतक क्या आ गया, तो भाई प्रकार ही है उसका, ठीक। चलिए, उपकला या एपिथेलियम ऊतक, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। जनरली उपकला ऊतक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उपकला मतलब बाहर की कला, तो एक तो आपकी त्वचा आ ही रही है इसमें, तो जो भी आपकी बॉडी को कवर करे रहता है या अंदर के ऑर्गन को भी कवर करे रहता है, जो अंग है हमारे उनकी भी जो कवरिंग है वो जनरली किसकी बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू की, ठीक है। तो क्या है भाई, चलो शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले स्थिति अभी मैंने बताई है, वैसे यह ऊतक प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह तथा विभिन्न अंगों एवं गुहाओं के भीतर एवं बाहरी आवरण बनाता है, ठीक है। एक तो बाहरी त्वचा प्लस मान लो कोई ऑर्गन है, जैसे कि फेफड़ा ही है ना, लंग है, लंग की भी बाहर वाली जो त्वचा है, बाहर की जो कवरिंग है उसको बनाने के लिए, प्लस अगर कोई गुहा है, मान लो कि गुहा में हम ले लेते हैं ये कोई नली है, ट्यूब है, ठीक है, तो इसकी बाहर वाली सतह की कवरिंग बनाने में भी और अंदर वाली सतह की कवरिंग बनाने में भी किसका योगदान हो सकता है, एपिथेलियम टिश्यू का योगदान हो सकता है, ठीक है, आवरण बनाता है। इनमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आ रहा होगा, नहीं तो बाद में आएगा, फिर आप डाउट ग्रुप में डालेंगे उसे, तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम जो कहते हैं कि भाई कोशिकाएं सजीव हैं, है ना, और रुधिर तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, है ना। जब तक ब्लड नहीं जाएगा तो कोशिका को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो इसमें अगर रुधिर कोशिकाएं नहीं है या रुधिर वाहिकाएं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये कैसे जिंदा है। तो इसकी कहानी आगे आएगी। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू रहता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक ब्लड होता है। देखो अभी समझते हैं इस बात को। ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू है ना, उपकला ऊतक। हमेशा उपकला ऊतक के नीचे हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं आधारी कला। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसमेंट
मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये बेस में है इसलिए बेसमेंट। बेसमेंट कहते हैं ना घर के नीचे अगर कोई पार्किंग आपने सुना होगा, बेसमेंट पार्किंग, तो क्योंकि ये कोशिकाएं के नीचे है तो इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जितनी बार जैसे मैंने बोला उतना सिंपल नहीं है, ऐसे इसको हवा में मत उछाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि नीट में इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से ऐसी कौन सी कोशिका है जो बिना आधारी कला के नहीं पाई जाती। तो उपकला कोशिका यानी कि एपिथेलियम सेल या उत्तक, कोशिका नहीं पूछ के उत्तक भी पूछ सकता है, कि ऐसा उत्तक है जिसमें 100% बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये इसकी पहचान है कि या कोई भी चीज़ अगर हमें पता करनी हो कि एपिथेलियम से बनी है या नहीं बनी है, तो अगर इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो फिर ये एपिथेलियम, और के भी नीचे होती है लेकिन एपिथेलियम के नीचे तो होगी ही होगी, ये कह रहे हो, कंपल्सरी है। और नीचे होता है इसके हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है, अभी मैंने कहा प्लाज्मा, ब्लड, जो एक दूसरे को कनेक्शन करने का काम करता है, वही ऑक्सीजन। तो यहां से इसको जो है क्या मिलता है, पोषण मिलता है, ठीक है। पोषक पदार्थों का स्थानांतरण इसमें विसरण, डिफ्यूजन की क्रिया द्वारा लसिका के माध्यम से होता है। आ गई बात, ठीक है। लसिका भी क्या है, रुधिर, प्लाज्मा, लसिका, ये सब हमारे संयोजी उत्तक है, पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो इनके माध्यम से कौन सी क्रिया द्वारा होता है, विसरण। विसरण क्या है, कितनी बार क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, विसरण 10th में भी पढ़ा होगा। विसरण क्या है, किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। किसी भी पदार्थ, मान लो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, बाहर से ब्लड आया है, लसिका भी आई है, ऑक्सीजन लेकर आई है इसके लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है एपिथेलियम सेल में, तो क्या होगा, इधर की ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, इधर अधिक है, तो क्या होगा, अधिक से कम की ओर जाएगा, विसरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है विशेषताएं। ये तो नॉर्मल बात हो गई, कुछ इसकी विशेषताएं हैं वो भी पढ़ लेते हैं। कोशिका एक दूसरे से सटी रहती है, इनके बीच में कोशिका बाहरी पदार्थ बहुत कम होता है। मैंने अभी बनाई थी तब भी ऐसी चिपचिपी चिपका के बनाई थी, कोई इनके बीच में गैप नहीं है जनरली, ठीक है, कोई पदार्थ नहीं है बीच में, बाहरी पदार्थ नहीं है, एकदम बिल्कुल कैसे रहती है ये अभी हम पढ़ेंगे, टाइल्स के जैसे, जैसे टाइल्स चिपकी हुई रहती है ना एक साथ, बिल्कुल सीमेंटेड एकदम वैसे, ठीक है। इसके अंदर की और भी संरचनाएं हमें पढ़नी है, पढ़ेंगे, धीरे धीरे आएंगी। ये कोशिकाएं पतली आधार कला पर स्थित होती है, जिसे मैंने अभी कहा बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इनके नीचे। आधार कला में दो स्तर होते हैं, उपकला की ओर आधारी लेमिला तथा नीचे के संयोजी उत्तक की ओर रेटिकुलेट लेमिला होती है। आप सिर्फ आधारी कला लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा से दो स्तर और कर दिए हैं, वैसे आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है और शायद आपको इस लेवल पे पढ़ाया भी नहीं जाता। उपकला की ओर आधारी लेमिला, मतलब इस आधारी झिल्ली को भी हम दो भागों में बांट रहे हैं, है ना। एक जो मैंने आधारी झिल्ली बनाई, ऐसी बनाई थी अभी, ये वाली, तो इसमें ऊपर वाली को तो हम कह रहे हैं क्या, आधारी लेमिला, ठीक है, आधारी लेमिना, और नीचे वाली को हम क्या कह रहे हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की साइड है, यहां कनेक्टिव टिश्यू यहां बनाया था, उसके साइड है, उसको रेटिकुलेट कह रहे हैं या रेटिकुलर कह रहे हैं, क्योंकि वो जाली जैसी है इसलिए उसको रेटिकुलेट कह रहे हैं या रेटिकुलर लेमिना कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है ये, और कुछ नहीं। कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं, ये बात हमने कह दी कि ये चिपकी हुई सी है एकदम बढ़िया सी। अब आप बोलेंगे इनके बीच में फिर कनेक्शन कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे, जब सेल वाला चैप्टर आने वाला है, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम सब पढ़ेंगे, है ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बताया है ना आपको, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आधारी कला म्यूकोपॉलीपेप्टाइड तथा कोलेजन तंतु की बनी होती है। ये जो आधारी कला बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइन और कोलेजन तंतु की। इसकी कोशिकाएं एक या अधिक स्तरों के रूप में अंगों को बाहर व अंदर से ढकती है।
ठीक है, अंगों को बाहर या अंदर से, कहाँ कहाँ होती है एपिथेलियम में देख ली, बाहर से भी ढकती है, अंदर से भी ढकती है। त्वचा मैंने इसका एक एग्जांपल दिया है। अच्छा, ये जो कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, इनमें जो विशेषताएं अभी हमने पढ़ी, ये विशेषताएं एक दो बेसमेंट वाली एक तो आपको लिखनी है, बाकी दूसरी जो चीजें अंतरकोशिकीय स्थान वाली आपको लिखनी है, और आगे हमने जो 2-3 सामान्य चीजें लिखी थी वो आपको लिखनी है। बाकी ये म्यूकोपॉलीपेप्टाइड और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपके लिए, एनसीईआरटी में भी नहीं है, और थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, आप नहीं भी लिखे, जिन बच्चों को थोड़ा सा याद करने का दिक्कत होता है वो छोड़ भी सकते हैं। इन कोशिकाओं में विभाजन की अत्यधिक क्षमता होती है, ये भी आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। अब ये उपकला है, इसके भी 2 प्रकार हैं भाई, एक होगी सरल टाइप की और एक होगी कंपाउंड या संयुक्त टाइप की। ठीक है, सबसे पहली जो है वो है सरल उपकला, सिंपल बिचारी है ना, सादा जीवन उच्च विचार, और दूसरी वाली है संयुक्त उपकला, जिसको हम कंपाउंड एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे हम सरल उपकला की। सरल है मतलब कि क्या है, सिंपल है, और सिंपल का यहाँ पे मतलब है कि ये सिंगल लेयर मिलेगी आपको, इस तरह से सिंगल लेयर, बस एक ही लेयर आपको इसकी हर जगह मिलेगी। कैसी है ये, यह एक स्तरीय होती है, सिंगल लेयर होती है ये, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, सिंपल। खासियत सारी वही रहेगी पहले वाली। ठीक है, सिंगल लेयर रहती है। सरल उपकला उत्तक का वर्गीकरण, सरल उपकला को फिर हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला है शल्की उपकला, स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद है घनाकार, जिसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप एपिथेलियम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, याद नहीं तो फिर भूल जाओगे शल्की किसका प्रकार था। ठीक है, ये भी एक सवाल है। स्तंभी उपकला, जिसको हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम या कॉलमनरी एपिथेलियम। और फिर हम बात करेंगे सीलिएटेड यानी कि रोमिल उपकला। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वही हमारी प्यारी एनसीईआरटी की बात, कि हमारी एनसीईआरटी जो है उसने 2 प्रकार दिए हैं और फिर सबको इन वाले प्रकारों को खिचड़ा बनाकर दे रखा है। तो अगर आप किसी बच्चे को लग रहा होगा कि ये तो मेरी बुक में नहीं है, तो उसको गलत लग रहा है, क्योंकि आपकी बुक में है, लेकिन सब कुछ एक पैराग्राफ में फंसा हुआ है। ठीक है, उसी को, और आगे एक और हम जो वर्गीकरण पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कि उसमें थोड़ा सा क्या चेंज रहेगा, क्योंकि वही एनसीईआरटी में बहुत कुछ ऐसे घिचपिच दे रखा होता है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर गाइड लेकर आ जाते हैं तो आधा बेड़ा गर्क उनसे भी हो जाता है। अभी वाले में नहीं, नेक्स्ट वाले में और बता दूंगी मैं आपको। तो ये 4 प्रकार हमें पढ़ने हैं। अब देखो, हो सकता है आपको एक गाइड लाओ, उसमें ये वाला यहाँ से खा गया हो, 3 प्रकार बताए हो। ठीक है, और इसको खा गया हो और इसको किसी और में डाल दिया हो। किस में डाल दिया हो, विशिष्टीकृत उत्तक में डाल दिया हो। अभी ये क्या है, विशिष्टीकृत उपकला उत्तक भी हो सकते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख दूं क्या कहीं, विशिष्टीकृत उपकला। और फिर क्या है, कई गाइड्स ने ऐसे कर रखा है, जनन उपकला का भी अलग से उपकला का प्रकार बना दिया है ना, कैरेटीन कॉल भी अलग बना दिया है। हमें इतना नहीं देना, हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, और एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे। ये विशिष्टीकृत और ये सब एनसीईआरटी ने इसमें मिक्सचर बना के दे रखे, इन्हीं 4 कैटेगरी में बांट रखे हैं। वही कुछ जैसे मैं कह रही हूँ, आपको विशिष्टीकृत मिल सकता है, जनन उपकला मिल सकती है, फिर कोई नया प्रकार कोई ऐड कर देगा, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। ये 4 भी सही है, इसमें वो सब कुछ आ जाएगा जो उसने अलग टॉपिक बना के दे रखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सरल शल्की उपकला की। सरल उपकला की बात हुई, संयुक्त उपकला की बात हुई। सरल उपकला को फिर 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं हम, शल्की, घनाकार, स्तंभी और रोमिल। और यही आपके संयुक्त में भी आएंगे, ये 4 नाम ही आएंगे। बस यहाँ पे सबके आगे सरल सरल लगा देना है, वहां पे सबके आगे संयुक्त संयुक्त लगा देना है। ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी कोई नहीं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सरल शल्की उपकला, शल्की वाले को। इसमें कोशिकाएं पतली, चपटी, चौड़ी होती है, जो एक दूसरे से फर्श की टाइल की भांति सटी रहती है। अच्छा, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा हो कहीं कि शल्की उपकला के लक्षण बताइए, तो बच्चे बोलेंगे मैम लक्षण तो बताए नहीं। ये जो हम पढ़ते हैं ये सब उसके लक्षण ही होते हैं। आप लक्षण बोल दो, आप विशिष्टताएं बोल दो, आपसे पूछ ले कि शल्की उपकला क्या होता है, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक, क्या होगी ये, पतली होती है एक तो,
चपटी होती है, ऐसे फ्लैट। देखो नाम से लग रहा होगा, अगर किसी को स्क्वैमस वर्ड से रिलेट करना हो, शल्की, शल्क कैसे होते हैं, पतले होते हैं, हम प्लांट वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, है ना, पतले से शल्क जैसे स्केली होते हैं। तो शल्क की उपकला क्या है भाई, चपटी है, ऐसे एकदम टाइल जैसी बिछी हुई सी। जैसे मैंने आपको कहा त्वचा, आपकी त्वचा की आप वो कभी फट जाती है स्किन या कुछ हो जाता है तो वो पपड़ियाँ निकलती हैं, कैसी होती है, वो पतली सी होती है, वही आपकी शल्क की उपकला है। ठीक है, चपटी होती है, चौड़ी होती है, जो एक दूसरे से फर्श की भांति या टाइल की भांति जो है सटी रहती है, कुछ इस तरह से। ऐसे एकदम पूरा फ्लैट। अच्छा, यहाँ पे जो हमने 4 प्रकार देखे, वैसे आपने डायग्राम देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो ये चैप्टर हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये आपका कनेक्टेड टिश्यू है जिसमें ब्लड, प्लाज्मा ये सब आ जाएंगे। यहाँ पे एपिथेलियम, ये देखो एकदम फ्लैट दिख रही है आपको, चपटी सी, है ना, ये एपिथेलियम है। ये हमारी मसल्स टिश्यू है, ठीक है, और ये हमारा नर्व टिश्यू है। इनको पढ़ेंगे हम डिटेल में, अभी तो सिर्फ फोटोग्राफ से मन भर लो। चलिए ठीक है, ये ऐसी चपटी रहेगी और आपकी पूरी स्किन पे जैसे फैली हुई है वैसे बाहरी त्वचा बनाएगी। और जैसा कि हमने कहा कि अंदर के अंगों के भी बाहर की जो है वो कवरिंग करेगी। अभी एग्जांपल देखेंगे हम। प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती है, मतलब ये एक ही बनाया है मैंने केंद्रक, जो डॉट बना रखा है मैंने वो एक्चुअली में क्या है, केंद्रक है। आप उसको थोड़ा ऐसे बना दें। केंद्रक कुछ ऊपर की ओर उभरा रहता है ना, ऐसे, मतलब ऊपर की ओर उभरा इन द सेंस कि अगर आप इसको साइड व्यू देखेंगे तो आपको ये ऐसी दिखेगी, ऐसी। ये तो हमने ऊपर से टॉप व्यू देखा है ना, ये सेल है मान लो, ये तो इसका टॉप व्यू हो गया, है ना, लेयर बना रखी है। अब आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो आपको केंद्रक जो है वो ऊपर की ओर उभरा हुआ दिखेगा। यह उपकला हृदय आवरण, मैंने कहा सारे ऑर्गन, एग्जाम्पल दिया भी था, फेफड़े, फुफ्फुस आवरण, हृदय आवरण मतलब पेरिकार्डियम। हृदय जो हमारा हार्ट है वो एक कैविटी के अंदर रहता है, क्लास 11th याद आ रही हो किसी को, है ना, जो हमारा हार्ट है वो कैविटी के अंदर रहता है। तो हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिसको पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, कुछ याद। ऐसे ही फुफ्फुस के आगे जो है वो एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण कहते हैं। ऐसे ही पेरिटोनियम होता है। अभी पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम है उदरावरण, हमारी जो बॉडी कैविटी है उदर गुहा की। उदर गुहा मतलब कि ये हमारी उदर गुहा है, इसमें सब कुछ है, हमारी किडनी है, हमारे इधर जो है स्टमक आ रहा है ना, ये सब चीज़ें रहेगी, किडनी विडनी, है ना, इंटेस्टाइन रहेगी, तो वो उदर गुहा में होती है। एब्डोमिनल कैविटी जिसको हम कहते हैं, है ना, एब्डोमिनल कैविटी। तो इसकी जो ये जो अंदर वाली दीवारें हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारी बाहरी त्वचा है वो बाहर भी और अंदर के ऑर्गन को भी कवर करके रख रही है, तो अंदर के ऑर्गन पे तो है ही है, लेकिन उदर गुहा की भी जो दीवारें हैं उस पे भी ये क्या है, शल की उपकला फैली हुई है, लेकिन इसे हम क्या कह देते हैं, पेरिटोमियम कह देते हैं। ठीक है, पेरिटोनियम, तो इसको कहते हैं पेरिटोनियम, उदर गुहा की जो अंदर के आवरण है उनको। इसके अतिरिक्त यह उत्तक, बोमेन संपुट व हैनले के अवरोही भुजा में भी पाया जाता है। अब देखो एक मस्त वाली मैं आपको चीज बता रही हूँ। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, एग्जाम्पलों की भरमार आने वाली है, याद कैसे रखें। तो मैंने जैसे कहा कि अपने दिमाग में पिक्चर याद करा करो, जैसे कि अब जो मैं पिक्चर बनाने वाली हूँ ये कहाँ है, मान लो आपको शल की उपकला का एग्जाम्पल याद करना है, तो एक तो त्वचा तो याद हो ही जाएगा आपको, बाहरी त्वचा। फिर मैंने आपको शल की उपकला में आपने लिखा कि ये सबकी अंदर और बाहर की कवरिंग बनाती है, तो भाई कहाँ कहाँ कवरिंग होती है, तो हृदय में कवरिंग होती है, फुफ्फुस आवरण में कवरिंग होती है, उदर गुहा में कवरिंग होती है। ये डायग्राम बनाने का क्या रीजन है, मैं ऐसे भी बोल सकती थी, लेकिन ये डायग्राम आपको एक पिक्चर बनाएगा अपने माइंड में, ऐसे पिक्चर से याद रखा करो। जैसे कि अभी ये बोल रहा है कि बोमेन संपुट में, तो बोमेन संपुट में कहाँ, यहाँ पे, ये बोमेन संपुट याद आ रहा है, सब अभी आपको आगे पढ़ने हैं वैसे तो, लेकिन क्लास 10th में आप पढ़ के आए हैं। फिल्टर जो करता है ये बोमेन संपुट होता है कप शेप का, और यहाँ पे आपके ग्लोमेरुलस होता है ऐसे,
है ना। ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ से अभिवाही धमनी आती है, अपवाही धमनी आती है। तो इस बोमेन संपुट की जो दीवारें हैं, ये वाली, ये जिसको हमने लाइन की फॉर्म में बनाया है, लेकिन ये बनी तो सेल्स से ही है ना। तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये क्या है, बोमेन संपुट की कोशिकाएं शल की उपकला की बनी हुई है। प्लस इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ये क्या है भाई, किसका डायग्राम बना रही हूं मैं, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन को अगर आपको याद हो तो ये ऐसे घुमावदार होता है ना। फिर यहां पे एक आता है पीसीटी। ये पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जिसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका, है ना, प्रॉक्सिमल कॉइलिंग ट्यूब भी कहते हैं। तो समीपस्थ जो नलिका होती है नेफ्रॉन में, क्लास 10th है ना, 11th में तो आना ही है, अभी 10th में भी पढ़ के आए हैं आप। इस समीपस्थ नलिका के आगे की तरफ ऐसा यू शेप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेनले का लूप कहते हैं। और हेनले के लूप में ये इधर वाली ब्रांच जो होती है उसको अवरोही भुजा कहते हैं। तो इस अवरोही भुजा और बोमेन संपुट में भी क्या पाई जाती है, शल की उपकला। 4 एग्जाम्पल याद हो गए हैं आपको। पहला बोमेन संपुट की दीवारों में, या बोमेन संपुट में इतना ही लिख दो, हेनले के लूप की अवरोही भुजा, जिसको डिसेंडिंग आर्म भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद हृदय के और लंग्स के यानी फुफ्फुस के आवरण में, और पेरिटोमियम में। 4 एग्जाम्पल, 2-3 तो याद करने ही है, लेकिन कंपटीशन के लिए सब याद करने, क्योंकि वहां पे ऐसे क्वेश्चन आता है, बोमेन संपुट की दीवारों में किस प्रकार की उपकला पाई जाती है, आदमी ढेर, ठीक है, इसलिए सारे याद होने चाहिए। उसके बाद है सरल घनाकार। शल्की वाली कैसी थी, टाइल्स शेप की थी, और इनका कोई निश्चित वैसे आकार था भी नहीं। ये देखो नाम बता रहा है इसका, घनाकार। इनका शेप कैसा है, घन जैसा, ऐसा घनाकार है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन कौन सी टाइप की, सरल टाइप की, क्योंकि अभी तक एक लेयर की बात हो रही है, एक एक स्तरीय है, ठीक है। इसमें कोशिकाएं घनाकार होती है, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में समान होती है। घन का मतलब ही क्या होता है, सबने पढ़ा है ना, पहले होता है स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम वर्ग कहते हैं। वर्ग से फिर घन बनता है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। तो भाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है घन की। तो यही यहाँ पे बात लिखी हुई है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट बात तो है नहीं, शेप के आधार पर आपको ये बात लिखनी है। इनमें केंद्र गोल आकार का होता है, ठीक है। केंद्र कैसा है भाई, गोल आकार का, ऐसा। और भी बना दूं, एक लेयर ही है इसकी भी, एक स्तरीय है, क्योंकि हम सरल वाली की बात करें, और इसी में अब संयुक्त आ जाएगी। फिर ये उत्तक श्वेत ग्रंथियों, थायराइड ग्रंथि, यकृत व जनोदों में जनन उपकला के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जा रहा है ये, श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां मतलब हमारी जो पसीने वाली ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स जिनको कहते हैं। कहाँ होती है वो, त्वचा में होती है, मतलब है तो उपकला, लेकिन त्वचा के नीचे होती है वो। ऊपर तो शल की उपकला होती है, नीचे की तरफ श्वेत ग्रंथियां होती है, पसीने वाली ग्रंथियां। उसमें कौन सी कोशिकाएं, कौन सी उपकला होती है, घनाकार होती है, ठीक है। ऊपर स्किन आ गई, नीचे श्वेत ग्रंथियां। थायराइड ग्रंथि में होती है, कहाँ है थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे है ना, इधर, वहां पे होती है। लिवर में है, यकृत में, और जननों में, मतलब कि जननांगों में, हमारे जो टेस्टिस हैं या ओवरीज हैं, उनकी जो है जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या होती है जर्मिनल एपिथेलियम, जैसे ओवरी होती है ना, ओवरी के बाहर की ओर ये इस तरह से, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो आपको क्यूबॉइड बना, और जब आप डायग्राम बनाते हो तब भी ऐसा ही बनाते हो, क्यूबॉइड वाला। ये है जननिक एपिथेलियम, जनन उपकला। ओवरी में भी होती है आपके, और टेस्टिस में भी होती है, ठीक है। कभी डायग्राम बनाया हो 10th में ये अंदर वाला, तो आपको याद हो, यहाँ पे वो गोले गोले बनाते हो आप, ओवरी का, अंडाशय का। अभी फिर पढ़ने हैं ये सब आ रहा है धीरे धीरे। नहीं, ये तो आप 12th में पढ़ोगे, है ना, बख्श दिया आपको। ये जो है आप 12th में पढ़ोगे, ठीक। तो ये यहाँ पे पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे भी एक खास बात है, इस जननिक उपकला को, है ना, मैंने कहा था किसी न किसी बुक में विशिष्ट उपकला के अंतर भी दे रखा है कि जननिक उपकला भी विशिष्ट है, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा काम विशिष्ट है, क्योंकि ये जनन अंगों को, जो हमारे स्पर्म और एग को उत्पन्न करती है। तो कहीं ऐसा है, लेकिन आप इसमें भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। वो थोड़ा बुक का
लेखक जो होते हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और आपको भी वही करनी है। यह उपकला की नलिकाओं व ग्रंथियों की वाहिनिकाओं में भी पाई जाती है। कई बच्चों का कहना है मैम हम क्या फॉलो करें, हम यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं। देखो मैंने एनसीईआरटी बुक देखी है और बिहार में जो बुक चल रही है, यूपी में जो बुक चल रही है, उनको देखा है। वो कॉपी एंड पेस्ट है, सिर्फ कलर का फर्क है। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है जो सीबीएसई वाली वो ब्लूइश होती है, आपकी वाली थोड़ी सी ग्रीनिश है ना। हमारे पास है यूपी बिहार की बोर्ड की बुक सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। और आपको सबको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है क्योंकि सारे कंपटीशन एग्जाम सब कुछ एनसीईआरटी फॉलो करता है, बोर्ड भी आपका, ठीक है। यह वृक्कों की नलिकाओं व ग्रंथियों की वाहिकाओं में भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जा रही है? वृक्कों की नलिकाओं, किडनी, इसीलिए डायग्राम बना रही हूं। ये किडनी हो गई, किडनी के बाहर तो कौन सी है? शल की उपकला। लेकिन इसकी जो वाहिकाएं हैं ये वाली, जहां से हमारा जो मूत्र है वो कलेक्ट होकर निकलता है, इनमें कौन सी है? घनाकार, मतलब कि यहाँ पे क्यूबॉइड है। ग्रंथियों में जितनी भी ग्रंथ है, ग्लैंडुलर टिश्यू जितना भी है, जो भी हमारी ग्रंथियां है, थायराइड का नाम आ ही गया, बाकी पीयूष ग्रंथि है ना, अंडाशय, और ये भी कभी कभी ग्रंथि। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि आप कुछ नाम तो बोलते हो, अंडाशय में ये भी है और वो भी है। तो भाई अंडाशय, थायराइड ग्लैंड, ये सब बहुत सारे प्रकार के ऊतक से बन सकती है। तो एक ऑर्गन में एक से ज्यादा प्रकार की एपिथेलियम मिल सकती है ना। अभी जैसे कई नाम दोबारा रिपीट होंगे तो आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था इसमें तो शल्की होती है, लेकिन जैसे कोई बाहर है तो शल्की हो गई, अंदर उसमें हो सकता है घनाकार भी हो, और एक और आएगी अभी स्तंभाकार, वो भी हो, या हो सकता है तीनों प्रकार की भी हो। तो एक अंग में या एक चीज में एक से ज्यादा प्रकार की जो उपकला है वो हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाहर तो कौन सी है? शल की है, लेकिन इसके अंदर आपको कॉलमनरी भी मिलेगी, मतलब स्तंभी भी मिल जाएगी, ग्रंथिल वाली भी मिल जाएगी, पर वो अंदर की बात हो गई। ऐसे ही वाहिनिकाओं की जो कोशिकाएं हैं अंदर वाली, बाहर वाली तो भाई किससे बनी होगी? शल की उपकला से ही बनी होगी। अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो, उनमें कौन सी मेन कोशिकाएं रहेंगी? कौन सी उपकला रहेगी? घनाकार। और ग्रंथियां, कई बुक्स ने ग्रंथि वाले को भी विशिष्ट वाले में डाल रखा है, ठीक है। अब ग्रंथि यहाँ पे भी है, ग्रंथि वैसे भी है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि कभी भी जितनी भी आपकी ग्रंथियां बनी हुई है, जितनी भी ग्रंथियां बनी हुई है, जहां से भी कुछ ना कुछ सिक्रीशन होता है, जहां से भी कुछ ना कुछ स्त्रावित होता है, उसको हम ग्रंथि बोल देते हैं। चाहे आपके कान की वो ग्रंथि हो, कर्ण वाली ग्रंथि जिससे वो मैल निकलता है, ठीक है, चाहे आपके म्यूकस ग्लैंड हो, ये सभी एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। जितने भी हमारे सिक्रीशन है ना, सिक्रीशन वाली कोशिकाएं, वो सब उपकला कोशिका ऊतक का ही भाग है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं तीसरी वाली, जिसको हम बोल रहे हैं सरल स्तंभी। स्तंभ का मतलब खंबे जैसी, तो ये कैसी होगी भाई? ऐसी लंबी, ऐसी वाली, ऐसी, देख रहे हो आप। और इनकी एक खासियत है जो कई कंपटीशन एग्जाम में, और आपसे अगर कोई आपको टेस्ट करना चाहता है तो पूछ लेगा, जो भी मैं आपको बताऊंगी। इस ऊतक की कोशिकाएं स्तंभाकार तथा अधिक लंबी होती है। कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। सटा दी भाई, आपकी भी ख्वाहिश पूरी कर ली। केंद्रक कोशिका के निचले भाग में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक बार हमारी मैम ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको अगर मैं टॉप से दिखाऊं, है ना, चाहे मैं घनाकार कोशिका दिखाऊं, चाहे मैं शल की उपकला कोशिका दिखाऊं, चाहे मैं ये स्तंभी दिखाऊं, ये तो मैं आपको साइड से दिखा रही हूं तो आपको पता चल रहा है लंबी है, मैं सबका आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप से तो सब ऐसी ही दिखेंगी। ये शल की वाली भी ऐसी दिखेगी, घनाकार भी ऐसी ही दिखेगी ऊपर से, और इसको भी अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये नीचे लंबी है, ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो ऐसी ही दिखेगी। ये तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी कोशिका है? तो उन्होंने हमें बताया कि स्तंभी उपकला कोशिका का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि इसका केंद्रक आधार पे होता है, यानी कि बेस पे होता है। जब हमने शल्की की बात की थी तो हमने कहा था उभरा हुआ होता है, याद आया आपको? ठीक है। घनाकार में सेंटर में होता है, मतलब लगभग सेंटर में, लेकिन इनमें क्या होता है, ये नीचे ऐसी लंबी है ऐसी, और इनके केंद्र में होता है, सॉरी आधार पे होता है,
और यही बात आपको याद रखनी है, निचले भाग में होता है। आधार लिख सकते हो, आधार जो है वो एक ज्यादा बेटर वर्ड है इसके लिए। ये कोशिकाएं आमाशय, आत्र, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्तवाहिकी का भीतरी स्तर बनाती है। ठीक है, एक तो आपका आमाशय। अब देखो आमाशय में अलग प्रकार की कोशिका मिलेगी आपको, और फिर आप छोटी इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत्र में जाओगे तो अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी। आमाशय में मिल रही है कौन सी? स्तंभाकार। पित्ताशय में मिल रही है गोल ब्लैडर में, और पित्तवाहिनिकाओं के स्तर में। ये वृक्क नलिकाओं के समीपस्थ कुंडलित भाग में भी पाई जाती है। मैंने कहा था ना बहुत चीजें आएंगी। ये याद है आपको, पीसीटी बनाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, ये कौन सी है? स्तंभी वाली है। और हमने अभी घनाकार वाले में भी क्या पढ़ा है? वृक्काकार नलिकाओं में। लेकिन कौन सी? वृक्काकार नलिकाओं में कौन सी वाली में? इसी तरह ये जो घना शल्की वाली है, ये देखो ये भी मिल रही है आपको वृक्क नलिकाओं में। ये वृक्क नलिका ही तो है, नेफ्रॉन ही तो है। तो वृक्क नलिका के बोमेन संपुट में शल्की वाली, वृक्क नलिका के हेनले लूप में शल्की वाली, लेकिन बीच में ये जो मैंने पीसीटी बनाया था समीपस्थ दूरस्थ या कुंडलित नलिका, ठीक है, उसमें कौन सी मिल रही है? उसमें स्तंभाकार मिल रही है। तो अब आपको इस पिक्चर से याद रखना है कि किसमें कौन सी मिल रही है। जैसे कि मैंने बनाया बोमेन संपुट की बाहरी दीवारों पे शल्की वाली, पीसीटी पे कॉलमनरी मिलेगी, और फिर हेनले के लूप में वापस शल्की वाली आ जाएगी। ठीक है, 3 तरह से आपको याद हो गया। ऐसे अपने माइंड में ये चीज रखनी है। चलो अब हम तीनों को देख लेते हैं। डायग्राम तो हमने बना दिए। ये रही आपकी घनाकार वाली यानी क्यूबॉइडर, लेकिन ये सिंपल है, सबकी एक एक लेयर दिख रही है आपको यहां तक। ये 3 एग्जाम्पल अगर आप देखें, ये आपकी हो गई सरल, घनाकार। सरल क्यों? क्योंकि एक ही लेयर है, और बीच में आपको दिख रहा है केंद्र किसका। ठीक, ये आपकी हो गई स्तंभाकार, लेकिन कौन सी वाली? सरल वाली, सिंगल लेयर है। देखो ऊपर से आप देखोगे तो सब एक जैसी दिख रही है आपको। ये है सिंपल एकदम प्लेट जैसी शल्की वाली। ठीक, और ये अभी हम पढ़ेंगे संयुक्त में, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस थिलियम बोलते हैं। देखो ये एक लेयर है। जब संयुक्त में, मैंने कहा संयुक्त में भी प्रकार ये तीनों ही रहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा लेयर होती है तो वो संयुक्त बन जाती है। तो उसमें शल्की की आप लेयर वाली चीज जो है वो अभी देख लो। ये ऊपर वाला है, अगर ये 4 या 6 लेयर में पाई जाएगी तो कुछ ऐसी पाई जाएगी, तो ये संयुक्त में चली जाएगी, क्योंकि एक से ज्यादा लेयर है इसमें। ठीक है, ऐसा ही इसके साथ भी होगा। ये भी एक से ज्यादा लेयर हो सकती है, ये भी एक से ज्यादा, तो फिर वो कंपाउंड वाले में चली जाती है। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाएं, इसको जरा नोट कर लें। और जैसे कि मैंने कहा आपसे कि कुछ बुक्स ने ये जो ग्रंथिल उपकला है इसको अलग टाइप बना के भी दे रखा है, जनन उपकला को और ग्रंथिल उपकला को। तो फिर आप ऐसे मत बोला मैम आपने ये प्रकार तो पढ़ाया ही नहीं, ये कौन सा प्रकार है। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, और एनसीईआरटी ये लाइन लिखकर इसको छोड़ रही है कि जो, क्योंकि है तो वही। देखो ये क्या लिख रहा है, कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्त्रवण की विशेषता होती है तो स्तंभाकार या घनाकारी, बस वो क्या हो जाती है? ग्रंथिल हो जाती है, तो हम उसको ग्रंथिल उपकला कह देते हैं। और हमने पढ़ा भी है इसको, अभी हमने देखो पढ़ा था यहाँ पे, ये देखो ग्रंथियों की वाहिनिकाओं में। ठीक, और ये बात भी मैं आपको कह चुकी हूँ कि जितनी भी ग्रंथियां है वो सब एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई है। ठीक, तो कुछ क्या होती है स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं में ऐसी उपकला हो जाती है जो किसी न किसी पदार्थ का स्त्रावण करती है, तो फिर हम उसे क्या कह देते हैं? ग्रंथिल उपकला कह देते हैं। इसे 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहली, एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिका का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिकाएं यानी कि गॉबलेट सेल्स। ये आपने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे आप। देखो हमारा जो आहार नाल है, ये लो जी आपकी आहार नाल। ठीक, आहार नाल में अमाशय में हम पढ़ चुके हैं। अगर हम अमाशय की बात करें तो हमने पढ़ा कि वहां पे स्तंभाकार जो है वो सेल्स मिल रही है। जब हम छोटी आंत की तरफ आते हैं, छोटी आंत की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो सेल्स मिलती है वो ऐसी होती है कुछ कुछ।
और छोटी आंत में आपको पता है माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं ब्रुश बॉर्डर कॉलमनरी एपिथेलियम। ठीक है, इसकी जो बॉर्डर है वो कैसी है, ब्रुश जैसी है, इसलिए इसको ब्रुश बॉर्डर सेल्स भी बोलते हैं। ये भी स्तंभाकार कोशिकाओं का ही प्रकार है, लेकिन साथ में इनमें कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे ऐसी, जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। अब ये गॉबलेट क्या है भाई, ये वो हैरी पॉटर वाला गॉबलेट नहीं है, एक मूवी है ना गॉबलेट फायर ऐसे कुछ करके, ये वो गॉबलेट नहीं है। आपकी इंटेस्टाइन में जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है वो कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स करती हैं जिनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये शायद 10th में आपको किसी ने बताया हो। ठीक है, इनको ही कलश कोशिकाएं भी कहते हैं। ये भी क्या है, अब वही मैंने कहा किसी बुक्स ने इसको वही स्पेशल टाइप में भी डाल रखा है, तो हम पढ़ सब लेंगे, बस बुक टू बुक वेरी करेगा, हम या एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो ग्रंथिल कोशिकाएं दो वर्गों में बांटी है, एक तो एक कोशिकीय जिसमें सिंगल सेल है, जैसे कि गॉबलेट सेल, ये एक ही कोशिका से बनी हुई है, एक गॉबलेट सेल, फिर दूसरी गॉबलेट सेल ऐसी, ये भी एक कोशिका से, ये तीसरी गॉबलेट सेल, एक एक कोशिकाओं से बनी हुई है ये गॉबलेट सेल्स। ठीक है, जो आहार नाल में है, तथा बहुकोशिकीय हो सकती है जो बहुत सी कोशिकाओं से बनी होगी, जो कोशिकाओं के पुंज, उदाहरण की आहार नाल, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है का बना होता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारी एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनी हुई है, इसीलिए वो है तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लेकिन ये वाली एक कोशिकीय वाली है और ये बहुकोशिकीय। ये आप याद कर सकते हैं, शायद कभी किसी नीट में, आज तक तो पूछा नहीं है, कभी पूछ ही ले कि एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाओं का उदाहरण है गॉबलेट सेल्स। ठीक है, बहुकोशिकाएं तो बहुत सारी हैं, आपकी पीयूष है, एडेनल, ये सब बहुकोशिकीय, लेकिन एक कोशिकीय में थोड़ा इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं हम सरल रोमाभी उपकला की। ठीक है, ये क्या है, सरल रोमाभी, रोमाभी का मतलब सीलिएटेड, ये सीलिएटेड एपिथेलियम है। अब सीलिएटेड एपिथेलियम में भी देखो, वो कॉलम वाली में भी सीलिया हो सकते हैं, घनाकार में भी सीलिया हो सकते हैं। सीलिएटेड क्यों कह दिया इसको, क्योंकि इन पे सीलिया लग गए हैं। अब वो किसी भी 3 प्रकार की, शल्की वाले में तो नहीं होंगे, घनाकार और स्तंभ में भी सीलिया हो सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं स्तंभाकार या घनाकार होती है, आ गई बात। ठीक है, तो कई बुक्स क्या करती हैं, इसको चौथा प्रकार बनाती ही नहीं है, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी ने भी नहीं बना रखा, लेकिन उसने लिख रखा है, इसलिए फिर मैंने इसको चौथा प्रकार बना के बता दिया है। ठीक है, आप चाहें तो एक पॉइंट डाल के उन्हीं के नीचे लिख सकते हैं कि स्तंभाकार व घनाकार कोशिकाएं कभी कभी ग्रंथिल कोशिकाएं भी होती है, स्तंभा या घनाकार कोशिकाएं कभी कभी सीलिएटेड हो जाती हैं, यानी पक्षमाभ आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोमाभी उपकला कह देते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं स्तंभाकार या घनाकार होती है, इसके स्वतंत्र सिरों पर पक्ष्म यानी कि सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सीलिएटेड कह रहे हैं। जैसे कि मान लो ये घनाकार कोशिका है और इसी पे हमने ये सीलिया लगा दी, तो ये सीलिएटेड घनाकार हो गई, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन गई। ऐसे ही कॉलम वाली पे आ जाएंगे तो कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम हो गई। ठीक, प्रत्येक पक्ष के आधार पर आधार कणिका यानी कि बेसल ग्रेन्यूल होता है। ये तो पक्ष में सीलिया, फ्लैजिला, कुछ याद आ रहा है, फ्लैजिला हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको कहा था कि फ्लैजिला में भी एक बेसमेंट होता है, ऐसे सीलिया में भी एक कणिका होती है जिसको बेसल कणिका कहते हैं। सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला लंबा होता है, तो उसी के लिए कह रहा है कि एक कणिका होती है। इन कोशिकाओं के बीच में श्लेष्मा का स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, इन्हें चूषक कोशिकाएं यानी कि गॉबलेट सेल्स कहते हैं। इनमें भी, ये जो सीलिएटेड होती है, इनमें भी कुछ गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो किसका स्त्रावण करती है, श्लेष्मा का, म्यूकस का। सरल रोमाभी उपकला 2 प्रकार की होती है। आप चाहें तो ये प्रकार न भी लिखें, क्योंकि एनसीईआरटी में ये प्रकार नहीं दे रखी है, एनसीईआरटी ने वही खत्म कर दिया है, पर पढ़ लेते हैं। वही मैंने कहा, कुछ आप बुक्स उठा लेंगे फिर आप बोलेंगे अभी ये क्या लगा दिया, वही जितनी होती है। हमने कहा कि ये घनाकार भी होती है और ये स्तंभाकार भी होती है, उसी को 2 प्रकार बना दिए, रोमाभी घनाकार और रोमाभी स्तंभाकार। कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है, बस प्रकार बना के लिखने हैं आपको।
उदाहरण क्या है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे अंडवाहिनी और मूत्रवाहिनी के अंतर्गत। मूत्रवाहिनी मतलब यूरिनरी ट्यूब्यूल जिसको कहते हैं हम, ठीक। अंडवाहिनी का है ये हमारा, वही फिर से मैं आपको क्लास 10th की थोड़ी सी गहराइयों में लेकर जा रही हूँ। ऐसा हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिमरीज होती है और यहाँ पे ओवरी होती है। ओवरी से एग निकलता है, ये निकला एग। अब ये जो एग है ना, ये इसको यहाँ आना होता है, लेकिन ये ऐसे उड़ के नहीं आता। इसकी जो अंडवाहिनी, अंडवाही का मतलब फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये है हमारी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो कोशिकाएं होती है वो ऐसी सीलिएटेड होती है, पूरे में नहीं, सिर्फ यहाँ तक। क्यों? क्योंकि अंडे को ऐसे, ये ऐसे हवा देती रहती है, इसको ऐसे 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 हिलती रहती है ताकि अंडा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाए, है ना, उसके लिए होती है। तो अंडवाहिनी में भी होती है और मूत्रवाहिनी में भी होती है। अब है संयुक्त वाली, जैसा कि मैंने कहा वो एक स्तरीय थी, ये बहुस्तरीय हो जाती है, तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं? संयुक्त उपकला या कंपाउंड। ठीक, यह उपकला कई स्तरों की हो सकती है। यह कई प्रकार के उपकला कोशिकाओं का समूह भी हो सकती है ना। वही घनाकार भी हो सकती है, स्तंभाकार भी हो सकती है, शल्की भी हो सकती है, या मिक्सचर भी हो सकती है। और इस उपकला को पुनः 3 भागों में बांटा है, वही 3 प्रकार है, लेकिन बस इनके आगे क्या क्या लग जाएगा आप चाहें तो याद करने के हिसाब से लगा सकते हैं। संयुक्त स्तरीय, देखो स्तरीय आ गया तो फिर संयुक्त वैसे तो मुझे तो जरूरत नहीं लग रही, लेकिन आप अगर इसको याद करने के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। स्तरीय का मतलब क्या हो गया? लेयर, तो भाई लेयर है इसीलिए तो संयुक्त कह रहे हैं, वरना सरल कहते हैं। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है, तो आपको वो वर्ड भी मिल सकता है। घनाकार में स्तरीय, फिर स्तंभाकार में स्तरीय और शल्की में स्तरीय। अब इनके एग्जाम्पल देख लो। स्तरित घनाकार जो योनि मार्ग होता है, मतलब वेजाइनल एरिया जो होता है फीमेल्स का, वहां पे मिलेगी आपको। ग्रास नली में मिलेगी, जहां से खाना जाता है आपका, है ना, ईसोफेगस, उसमें मिल जाएगी आपको, ईसोफेगस फेरिंग्स में। मलाशय में, यानी कि आपका जो जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, ठीक है, वहां पे मिल सकती है आपको। स्तरित स्तंभाकार कहाँ मिलेगी? इसमें बस आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। स्तन ग्रंथियां जो हमारी ब्रेस्ट, जो मैमल्स के अंदर ब्रेस्ट होता है, उनके अंदर भी क्या होती है? यहाँ पे दीवारों पे वसा डिपोजिशन होता है, जहाँ पे वहां पे कॉलमनर टाइप की एपिथेलियम पाई जाती है। और अंदर तो ग्लैंड्यूलर मिलेगी, ग्रंथिल वाली, मिल्क सिक्रीशन करेंगी जो। स्तरित शल्की, ठीक है, जहाँ पे कॉर्निया आपका, ठीक है, और मुख गुहा अंदर वाली जो कैविटी है, मुख गुहा में शल्की वाली भी मिलती है, लेकिन ये अंदर की बात कर रहा है, स्तरित शल्की की बात कर रहा है ना, है तो शल्की लेकिन लेयर्ड वाली है, जिसको हमने देखा भी है। चिक सेल्स देखी थी ना हमने, ऐसी ही दिखी थी वो, ऐसी, वो ब्लू देखी थी हमने, बस इतना सा अंतर है, ऐसी, ठीक है, कॉर्निया में। अच्छा, फिर मैं वही बात करने वाली हूँ, कई बुक्स में अब वही विशिष्ट प्रकार की भी कुछ दे रखी है, ऐसे करके दे रखा है। उसमें भी ये शल्की में भी 2 प्रकार की दे रखी है। एक दे रखा है कलर, किरेटिन वाली, जिसमें कलर होता है, जैसे कॉर्निया की जो सेल्स हैं वो कलरफुल है, इसलिए आँख का कलर आपको दिखता है। कुछ अशल्की होती है जिसमें कलर नहीं होता है, जैसे त्वचा वाली, है ना, त्वचा की ऊपर वाली जो लेयर होती है शल्की वाली, मेलेनिन तो होता है वर्णक, लेकिन अवर्णक की भी होती है, ठीक है। तो ऐसे करके भी कई बुक्स में दे रखा है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन में रहे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो लंबे लंबे बनते हैं। जैसे उपकला कोशिकाओं का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको ये सब लिखना है, 3 या 4 जितने भी नंबर में आया है, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को बढ़ाएं, ठीक है। तो आज की छोटी सी क्लास में इतना ही।
हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट उत्तक के साथ। एपिथीलियम यानी उपकला उत्तक में इतना ही था और आपको इतना ही पढ़ना है, सफिशिएंट है आपका, आपके क्लास के हिसाब से इतना बहुत कुछ। तो मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।